रामटेक नाम के गांव में विठू नाम का एक लकड़ी का कारीगर रहता था। गांव में किसी का भी घर बनाना हो तो विठू को बुलावा आ जाया करता था। बारिश के मौसम में बैलगाड़ियां तैयार करना तथा खेती के औजार तैयार करना आदि काम वो कर लिया करता था। उस गांव में लोग उसे उसके काम के बहुत कम पैसे देते थे। उसे एक बेटा था, विजय। विजय बहुत ही सीधा और सरल था, इसी वजह से कोई भी उसे आकर ठग लेता था। विजय के दोस्त उससे कोई भी काम कम दाम में करवा लेते थे। जब विठू घर पे ना हो तब सारे दोस्त घर पर आकर विजय से अपने छोटे मोटे काम मुफ्त में करवा लेते थे। इस सब से विठू बहुत परेशान रहता था। अरे विजय, ये तुम्हारे लालची दोस्तों से जरा बच के रहना, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये तुमसे मीठी मीठी बातें करके काम करवा लेते हैं। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। पिताजी, हमें इस दुनिया में जिसने लाया है उसको चिंता होगी। हाँ, आप चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक विठू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं होता। अब घर की जिम्मेदारी विजय पर आ पड़ती है। अपने पिता की तरह ही विजय लकड़ी की कारीगरी में माहिर था, लेकिन उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसका फायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन सरपंच जी ने विजय को अपने घर बुलाया। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। आओ विजय, जरा घर का काम निकालना था, इसलिए तुम्हें बुलाया। मुझे घर के लिए 4 चौखट और 2 खिड़कियां चाहिए। 1 हफ्ते में बनवा के दोगे? हाँ सरपंच जी, मैं आपको जल्द ही बनवा दूंगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 4 बोरियां भर के अनाज दूंगा और उसके साथ मेरे खेत के घर का भी काम दूंगा। हाँ सरपंच जी, मैं जल्द ही आपको सारे चौखटे और खिड़कियां बनवा कर ला दूंगा। विजय काम को लेकर बहुत उत्सुक होता है और लकड़ियां तोड़ने के लिए बैलगाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। उसे जंगल का कोना कोना पता था। उसे कहाँ अच्छी लकड़ियां मिलेगी ये भी पता था। उसने काटने के लिए एक सूखा नीम का पेड़ चुना और कुल्हाड़ी से उस पर घाव करना शुरू किया। 1-2 घाव करते ही उस पेड़ से आवाज आई, हे मानव, रुक जाओ। कौन है? सामने आओ। मैं हूँ मानव, पेड़। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मुझे एक साधु ने इस पेड़ में कैद कर दिया है। तुम कृपा करके इस पेड़ को मत काटो। अगर तुमने ये पेड़ काट दिया तो मैं मर जाऊंगा। तुम मुझे जीवन दान दे दो, इसके बदले में तुम जो चाहो वो मैं दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्म राक्षस विजय की ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया। तुम कहाँ से आए हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विजय है, मैं यही पास के गांव से आया हूँ। विजय अपनी सारी हकीकत उस पेड़ को बता देता है और उसके लिए ब्रह्म राक्षस को बहुत बुरा लगता है। उस साधु ने बताया था कि जब तक तुम एक पुण्यवान आदमी की मदद ना करो तब तक तुम इस पेड़ से मुक्त नहीं हो सकते, और अब मुझे मौका मिला है मुक्ति पाने का। विजय, मेरे पेड़ की एक सूखी टहनी तोड़ लो और घर जाकर उसे जमीन पर पटक कर उस टहनी से जो चाहे मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। क्या? ये जादुई टहनी घर में जाकर मुझे जो मांगू वो देगी? हाँ विजय, ये टहनी तुम जो भी मांगोगे वो दे देगी, सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल मत करना। हाँ ब्रह्म राक्षस, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। विजय वो टहनी अपनी कमर से बांधकर बैलगाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकलता है। उसी गांव में श्याम नाम का एक और कारीगर रहता था, जो विजय को गांव में आता देख लेता है। अरे, ये विजय आज खाली बैलगाड़ी लेकर आ रहा है और कमर में उसने ये टहनी कैसी बांधी है? चालाक श्याम विजय का पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है। क्या सच में ये टहनी जादुई है? मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। अब विजय अपने घर के आंगन में उस टहनी को जमीन पर पटकता है और उससे बहुत सारी लकड़ियां मांगता है। तभी बहुत सारा लकड़ियों का ढेर वहां तैयार हो जाता है। ये सब देखकर विजय चौंक जाता है और अपने पिताजी को ये बात बताने के लिए घर के अंदर चला जाता है। जल्दबाजी में वो टहनी घर के आंगन में ही छोड़ देता है। ये सब श्याम ने देख लिया था। जैसे ही विजय घर के अंदर गया, श्याम ने वो टहनी वहां से चुरा ली। विजय ने घर के अंदर जाकर पिताजी को उस जादुई टहनी के बारे में बताया। घर के बाहर आकर उसके पिताजी भी चौंक गए। इतनी सारी लकड़ियां, कमाल है। लेकिन वो जादुई टहनी कहाँ है बेटा? अरे, यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? विजय ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे वो जादुई टहनी नहीं मिली। दूसरी तरफ श्याम ने उस टहनी का खूब इस्तेमाल किया और एक धनवान व्यापारी बन गया। धीरे धीरे विजय की सारी लकड़ियां खत्म हो गई और इसी वजह से वो कुछ लकड़ियां लाने फिर से जंगल की तरफ गया। अब मुझे दूसरे पेड़ों की लकड़ियां तोड़नी होगी। मैंने वो जादुई टहनी खो दी। उस नीम के पेड़ के सामने मैं किस मुंह से जाऊं? ये सोच के वो दूसरे पेड़ों की तलाश में वहां से चला जाता है। वो ब्रह्म राक्षस वाला पेड़ उसे देख लेता है और उसे आवाज देता है, विजय, तुम फिर से जंगल में आ गए? तुम्हें कुछ काम पड़ गया क्या? मुझे माफ कर देना ब्रह्म राक्षस, तुमने दी हुई टहनी मैं संभाल न सका, उसे कोई चुरा कर ले गया, इसलिए मैं यहाँ लकड़ियां लाने फिर से आया हूँ। अब वो उसे सारी घटना विस्तार से बताता है। ब्रह्म राक्षस अपनी विद्या से सब कुछ जान लेता है।
ठीक है विजय, तुम मेरे पेड़ की और एक टहनी तोड़ लो। ये भी जादुई टहनी है, मगर मैं जैसे बताऊं वैसे ही करना। हाँ हाँ, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ये जादुई टहनी जिस किसी बीमार आदमी के बदन पर घुमाओगे, वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब विजय के मन में अपने पिता का विचार आता है और वो उस पेड़ से धन्यवाद देता है। वो टहनी तोड़कर अपने कमर में लगाकर वहाँ से कुछ जरूरत की लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। विजय गांव में आते ही शाम की नजर उस पर पड़ती है। आज विजय बहुत दिनों के बाद जंगल गया था और उसके कमर में आज भी एक टहनी थी। शाम को इस बात का भी अंदाजा था कि यह भी जादुई टहनी होगी, मगर उसका कैसे उपयोग करते हैं ये उसको नहीं पता था। उसने इस बार भी विजय का पीछा किया और छुपके से उसे देखने लगा। विजय ने घर जाकर वो टहनी अपने पिता पर आजमाई। अरे विजय, तू ये क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? पिताजी आप बस देखो मैं क्या करता हूँ। तभी चमत्कार हो जाता है। उसके पिताजी एकदम से खड़े हो जाते हैं। उन्हें कोई भी थकान महसूस नहीं होती। ये देख दोनों बाप बेटे खुश हो जाते हैं। विजय वो टहनी अपनी अलमारी में रख देता है और अब वो दोनों काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस बार भी शाम वो टहनी चुराकर घर ले आता है। विजय और उसके पिता काम करके घर लौटते हैं। पिताजी, आपने मेरी जादुई टहनी ली है? अरे विजय, मैं वो टहनी क्यों लूं? उससे मैं क्या करूंगा बेटा? विजय अब उदास हो जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे नसीब में नहीं होगी इसलिए नहीं मिली, जाने दो, हम हमारा लकड़ियों का कारोबार करेंगे। तुम मायूस मत हो। जो हमारे पास नहीं उसका गम करने का कोई फायदा नहीं। अब दोनों बाप बेटे काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उस नगर के महाराजा बहुत बीमार पड़ जाते हैं और जो भी उनको अच्छा कर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा बख्शिश रखा जाता है। अब शाम के मन में एकदम से विचार आता है। विजय ने अपने पिताजी को इसी जादुई टहनी से ठीक किया था। अब ये जादुई टहनी मेरे बहुत काम आएगी। ये जादुई टहनी मैं राजा के पास ले जाऊंगा और उन्हें ठीक करके उनसे इनाम मांग लूंगा। ये सोच के शाम महाराज के राज दरबार में चला जाता है। कौन हो तुम? मैं एक लकड़ियों का व्यापारी हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। सेवक सूचना महाराज को देते हैं। महाराज जानते थे कि शाम जो लकड़ियों का व्यापारी है वो बहुत कंजूस और लालची किस्म का आदमी है। महाराज उसे अपने कक्ष में बुलाते हैं। प्रणाम महाराज। बोलो, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मेरे पास आपको ठीक करने की एक बहुत अच्छी दवाई है, मगर आप ठीक हो गए तो मुझे इनाम और मैं जो मांगूंगा वो देना होगा। ठीक है, मैं ठीक हो गया तो तुम्हें तुम्हारी मुंह बोली कीमत मिलेगी। अब शाम ने वो जादुई टहनी निकाली और महाराज पर उसका प्रयोग किया, लेकिन अनर्थ हुआ। महाराज ठीक होने से उल्टा और ज्यादा बीमार हो गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये महाराज और इसके सैनिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। पकड़ लो इस चालाक शाम को और इसे कारागार में डाल दो। दया महाराज, दया, आप बड़े दयालु हैं। मेरा ये गुनाह माफ कर दीजिए महाराज। सच्चाई क्या है बता दो, वरना आजन्म कारावास भुगतना पड़ेगा। महाराज, आप ही हमारे पालन करता हो, आपसे क्या छुपाना। अब वो महाराज को सारी सच्चाई बता देता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने विजय से वो टहनी चुराई। महाराज विजय को राज दरबार में बुलाते हैं। सैनिक विजय को महल लेकर आते हैं और राजा द्वारा विजय को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। विजय, हमें लगता है कि अब तुम ही हमें बचा सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ महाराज, ये टहनी तो मेरी ही है, मगर ये किसी को बीमार नहीं करती। ये तो बीमार को ठीक कर देती है। न जाने आप पे इसका विपरीत परिणाम कैसे हुआ। ये सब उस ब्रह्म राक्षस की माया थी। अब विजय महाराज के सर से लेके पांव तक वो जादुई टहनी घुमाता है और महाराज एकदम से ठीक हो जाते हैं। वे बेहद खुश होकर इनाम में विजय को 5000 स्वर्ण मुद्रा और गांव की 100 एकड़ जमीन बख्शिश के रूप में देते हैं। वहाँ ब्रह्म राक्षस को भी उस पेड़ से मुक्ति मिल जाती है। शाम को महाराज दंड के साथ साथ 5 सालों की सजा सुनाते हैं। अब विजय और उसके पिताजी एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी मोटी चोरी कभी न कभी पकड़ी जाती ही है।